बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम होता है किसी चीज़ का मतवाजन हो जाना, बैलेंस हो जाना, बराबर हो जाना। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि केमिस्ट्री के अंदर जब हमारे पास कोई हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर रिएक्शन जाके स्टॉप हो जाता है। अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वो रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा होता। असल में जो हमने रिएक्टेंट मिलाए हुए होते हैं, एक स्टेज आता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमारे पास कंसनट्रेशन सेम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला गया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कहता है कि दोज प्रोसेस इन विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। जैसा कि बताया मैंने कि केमिस्ट्री के अंदर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा अमल है जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन के हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनसे प्रोडक्ट बन रहा है तो वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब रिवर्स रिएक्शन क्या है? जब प्रोडक्ट से दोबारा कन्वर्जन हो रही है किस में, रिएक्टेंट में, तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। अब कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कहता है कि इट प्ले अ की आइडिया इन केमिस्ट्री। की आइडिया इन केमिस्ट्री का मतलब, अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का नहीं पता तो आप केमिस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कहता है कि इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एसिड बेस एंड रिडक्स रिएक्शन इन केमिस्ट्री। अब अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के पे ग्रिप नहीं है, उसका कंसेप्ट नहीं है, तो आप केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एसिड बेस है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसके अलावा रिडक्स रिएक्शन इन केमिस्ट्री, उसको समझने के लिए भी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? कहता है व्हेन द रेट of evaporation become equal to rate of condensation, such state is called dynamic equilibrium। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? कहता है कि जब हमारे पास रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल हो जाता है किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन होता है किसी चीज़ का वेपर्स में बन के उड़ जाना, एवोपरेट होना। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि उन वेपर्स का दोबारा से किस में कंडेंस हो जाना, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। और वो प्रोसेस जहाँ पर रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल में दिए हुए है कि जैसे कि हमारे पास वेपोराइजेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन और उसके साथ एक और टर्म होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? कहते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो वो केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा हो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब जो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा हो। प्रोसीड का मतलब होता है कि जो फॉरवर्ड हो रहा हो, मुकम्मल हो रहा हो। और रिवर्सिबल क्या हो गया? रिवर्सिबल इसका उल्ट हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कि आपके पास फॉरवर्ड में भी हो रहा हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा हो। और इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अंडर द सेम कंडीशन साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में अगर फॉरवर्ड और रिवर्स में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी एग्जांपल में आप देख लें, जिस तरह हमारे पास 2NO2 जो हमें देता है N2O4 एट हाई प्रेशर। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसका कुछ कंपैरिजन है।
कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो कहता है कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है एट द सेम कंडीशन। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी बात की कि रिवर्सिबल में वो होता है जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें वो कहता है कि अगर अंडर द सेम कंडीशन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे क्या, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड हो रहा होता है दोनों डायरेक्शन में, ठीक, दोनों डायरेक्शन में। जिस तरह कि इसको फॉरवर्ड हो रहा है उस तरह रिवर्स भी हो रहा है। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, कहते हैं इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द पेयर ऑफ ऑपोजिटली हाफ हेडेड एरोज। इसके लिए ऑपोजिटली हाफ हेडेड एरो लगाए जाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल की बात करें तो हमने जैसे कि इस डेफिनेशन में भी बात की, दोज इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म इज नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट अंडर द सेम कंडीशन। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और ये जो प्रोसीड होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको फुल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिवर्सिबल को हाफ हेडेड एरो से और इरिवर्सिबल को फुल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम का पता चाहिए, द स्टेट इन विच in reversible reaction when the rate of forward and reverse reaction is equal called chemical equilibrium। कहता है कि वो स्टेट जहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जैसा कि पहले बात की किसी चीज़ का बैलेंस हो जाना, तो ये कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो स्टेट जहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम किस में होती है, रिवर्सिबल में होती है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, रिवर्सिबल में तो होता ही फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स होता ही नहीं है। तो इसलिए हम क्यों कह सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल टू आर एफ का मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, एफ मीन फॉरवर्ड, एंड आर स्मॉल आर का मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, स्मॉल आर रिवर्स को शो कर रहा है और स्मॉल एफ फॉरवर्ड को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख लें, आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। अब यहाँ पर इस डायग्राम को आप समझेंगे तो आपको स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की कंप्लीट समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें ग्राफ ड्रा किया है, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हमारे पास तो कुछ दो रिएक्टेंट हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमने ली हुई है किस पे, वाई एक्सिस पे, और उसके अलावा एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ पे जो O0 आपको नज़र आ रहा है ये इसका ओरिजिन है। अब यहाँ पर ये नीचे कह रहा है कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D एट द बिगनिंग, और वहाँ पर ऊपर कह रहा है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एट द बिगनिंग। अब A और B क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, और C और D हमें क्या मिल रहे हैं, इसके प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब इनिशियल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत लो है। इसलिए क्या है, मिनिमम कंसंट्रेशन का मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन हमारे पास C और D की। देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बरक्स अगर हम बात करें ऊपर यहाँ पर टॉप पे ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है A और B की। क्यों? क्योंकि अभी हमने रिएक्टेंट मिलाए हुए हैं, उनसे प्रोडक्ट नहीं बना, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो टाइम है इसके साथ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती जा रही है। ये ग्राफ रिएक्टेंट को शो कर रहा है, ये कम होता जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो रिएक्टेंट कम हो रहे हैं इतना ही प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा होता जा रहा है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा होता जा रहा है, ये C और D। अब एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक सेम स्टेज पे आ जाते हैं, वहाँ से ना ये कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, ये स्टेज है। यहाँ पर देखो यहाँ से आगे रिएक्टेंट सेम है, यहाँ से आगे प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, तो इसको उसने कहा है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर यहाँ से आगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना कम हो रही है ना ज़्यादा, यहाँ से ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है ना ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे से आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।